आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है स्थानीय शासन। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। बहुत अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मैं समझाने वाला हूँ। और इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या फिर आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम अभी आपके होने वाले हैं, हर जगह रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप लोग क्वेश्चन को समझे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जब भी जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर भी पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन वैसे अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस वही होते हैं, बस थोड़ा सा एग्जाम में क्या होता है ना कि पूछने का जो तरीका है उसको ही चेंज कर देते हैं, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रटना नहीं है ना। आर्ट्स के स्टूडेंट होने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम चीज़ों को रटेंगे, सिर्फ हम चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे और उसके बाद जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको हम अटैम्प्ट अच्छे से करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं, मतलब इससे पहले क्या कि जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोग लगातार रोशन सर स्टडी पॉइंट से बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और आपकी जो तैयारी है बिल्कुल झकास, बिल्कुल एकदम मस्त वाली हो चुकी है ना। चलिए अब हम अपने पीडीएफ में चलते हैं और सभी क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्थानीय शासन का मतलब आपको समझाना है। तो स्थानीय शासन का सिंपल मतलब होता है जो ग्रामीण स्तर या फिर जो जिला स्तर की जो शासन व्यवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपके सबसे नज़दीक की जो शासन व्यवस्था है ना उसको आप स्थानीय शासन बोलेंगे। ये ग्रामीण स्तर पे भी हो सकता है और शहरी जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ भी स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ग्रामीण और जिला स्तर की शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भैया स्थानीय शासन की जरूरत क्यों है, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्या है। सिंपल सा देखिए, स्थानीय शासन क्या है, आम लोगों के सबसे नज़दीक की शासन व्यवस्था है ना। इस वजह से क्या होता है कि समस्याओं का समाधान ना जल्दी हो जाता है, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब मान लो छोटी सी समस्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो आपके गांव, मतलब आपके यहाँ पे गांव में सबको भवन निर्माण के लिए पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप सीधा प्रधानमंत्री के पास चले जाओगे या फिर आप सीएम के पास सीधा डायरेक्ट चले जाओगे। आप अपने मुखिया के पास जाइए, जो कि गाँव का मुखिया है उसके पास जाइए, है ना। तो स्थानीय शासन से क्या होता है कि भाई अपनी समस्याओं का जो समाधान है, समस्याओं का समाधान है वो आसानी से हो जाता है ना। तो पहला को पॉइंट क्या लिखा है कि आम नागरिकों की समस्या एवं उसकी रोजमर्रा की जिंदगी स्थानीय शासन का विषय है। ठीक है, स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान तथा स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए अनिवार्य घटक है। मतलब कि आपको स्थानीय लेवल की जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा, प्लस में आपको स्थानीय स्तर की जो समस्या है उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी, है ना। ये क्या है, कारगर तथा जनहितकारी प्रशासन के लिए आवश्यक है, मतलब लोगों के हित के लिए, लोगों के लाभ के लिए क्या है, ये बढ़िया है। स्थानीय शासन का लाभ यह है कि यह आम लोगों के सबसे नज़दीक है और इस वजह से उनकी समस्याओं का समाधान बहुत ही शीघ्र तथा कम खर्चे में हो जाता है। ठीक है, उसी पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से बता दिए, मतलब थोड़ा सा पॉइंट्स को अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है। मैंने जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था उसी के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो स्थानीय शासन की आवश्यकता आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किससे जुड़ा हुआ है तथा इसे कब पारित किया गया। तो देखिए, आपको पता है कि स्थानीय शासन से संबंधित जो संशोधन हुआ वो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है, जिसमें से 73वां जो संवैधानिक संशोधन है वो ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, मतलब ग्रामीण स्तर पे जो शासन व्यवस्था जो अपनाया गया स्थानीय शासन व्यवस्था उससे जुड़ा हुआ है। और जो 74वां संवैधानिक संशोधन है वो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है ना। और ये जो संशोधन, मतलब ये 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसे पारित कब किया गया, इसे पारित किया गया था 1992 में, और एक साल बाद ही इसको लागू भी कर दिया गया, यानी कि 1993 में इस व्यवस्था को, जो 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिए, एमसीक्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग मतलब 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ग्रामीण स्थानीय शासन में कौन कौन से आरक्षण किए गए हैं तथा इसकी क्या लाभ है। ठीक है, मतलब कि ग्रामीण स्तर पे जो स्थानीय शासन व्यवस्था जो अपनाई गई है वहाँ पे आरक्षण किए गए हैं। तो कौन कौन से आरक्षण किए गए हैं पहले ये बताने हैं, उसके लाभ भी आपको बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भाई महिलाओं के लिए सीट 1 है, सीटें आरक्षित की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उनके लिए भी उनके जनसंख्या के अनुपात में एक रेशियो में क्या किया गया, उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है।
इसके अलावा अगर जो राज्य की सरकार है वो चाहे तो अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए भी क्या कर सकती है, सीटें आरक्षित कर सकती है ना। अब इसका लाभ क्या हुआ कि भाई महिलाएं जो है वो अब सरपंच के पद पर भी कार्य कर रही है, बहुत सारी महिलाएं। इसके अलावा अनेक प्रदेशों में आदिवासी जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या हुआ है कि उन्होंने भी राजनीति व्यवस्था में भाग लेना शुरू कर दिया है ना। और उनको भी मतलब विशेष कानून के तहत 1996 में एक अलग कानून के तहत पंचायती राज के प्रावधानों में इनको शामिल किया गया है। तो आदिवासी लोगों को भी फायदा हुआ, महिलाओं को भी भाई विशेष फायदा हुआ है, ठीक है। तो ये लाभ आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक शहर और एक नगर किसे कहते हैं? शहर और नगर, जैसे शहर या नगर एक ही बात है, तो शहर या नगर की संज्ञा हम किस इलाके को देते हैं, किस इलाके को आप शहर या नगर कह सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर तय किए गए हैं। इन पैरामीटर को अगर कोई इलाका, कोई क्षेत्र तय करता है तो शहर या नगर कहलाता है। जैसे कि एक इलाके का कम से कम 5000 क्या हो, जनसंख्या हो, है ना। कामकाजी पुरुष में से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो, मतलब खेती बाड़ी कृषि ना करते हो, कोई और काम करते हो, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व जो हो 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलो वर्ग किलोमीटर में क्या हो, कम से कम कितने लोग रहते हो, 400 लोग रहते हो, ठीक है। तो ये भी पैरामीटर तय करना होगा, मतलब ये भी पैरामीटर को पूरा करना होगा। ये 3 पैरामीटर को अगर कोई भी इलाका, कोई भी क्षेत्र तय कर लेता है, पूरा मतलब पूरा कर लेता है, तो उसको हम शहर या फिर नगर कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नगर निगम तथा नगर पालिका के 4 कार्य बताइए। जो नगर निगम है या जो नगर पालिका है उसके कार्य बताने हैं। तो आप शहर में देखते होंगे भाई, नगर निगम के अभी चुनाव हुए, एमसीडी के चुनाव हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे इनके काम क्या होते हैं भाई? ये साफ सफाई का प्रबंध करते हैं, बिजली का प्रबंध करने का काम है, पेयजल व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने की जो कामकाज है, सड़कों का निर्माण, मरम्मत, जो जो आपके गली है ना, उनका मरम्मत और निर्माण करवाने का कार्य किसका है? नगर निगम का है। शमशान घाटों की व्यवस्था और भी क्या है, नगर निगम का ही कार्य में आ जाती है। तो ये नगर निगम के प्रमुख कार्य आप बताएंगे। आसान पॉइंट्स थे, समझ में आ गया होगा आसानी से। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि जो स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरुष सत्तात्मक समाज ले रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत है? तर्क दीजिए। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में क्या हुआ, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित तो की गई है, लेकिन आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे ना, तो वहाँ पे सीटें तो मतलब महिलाएं, सरपंच या मुखिया तो महिलाएं होती है, लेकिन वास्तव में उनके सत्ता का इस्तेमाल कौन कर रहे होते हैं? पुरुष लोग कर रहे होते हैं। उनके घर का जो मुखिया है या उनका घर का जो पुरुष है ना, वो क्या करते हैं? सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस कथन से सही में सहमत है कि स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण तो किया गया है, लेकिन इसका लाभ जो है वो पुरुष लोग उठा रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में आप देख पाएंगे। अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो भाई जाहिर सी बात है इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त अथवा राज्य वित्त आयोग से क्या अभिप्राय है? मतलब राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य वित्त आयोग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, राज्य चुनाव आयोग जो है या राज्य चुनाव आयुक्त जो बनाया गया है, और मतलब राज्य स्तर पे क्या होता है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, और प्रांतीय सरकार क्या करती है? इसका गठन करती है, ताकि जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको सही से संचालित किया जा सके, उसका चुनाव सही समय पे हो सके। इसके अलावा एक राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है, जो क्या करते हैं? स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसके लिए वित्त व्यवस्था की देखरेख करती है ना। वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करने का काम किसको दिया गया है? राज्य वित्त आयोग को दिया गया है, ताकि पंचायती राज जो संस्था है उसको सही बजट उनका मिल सके, उनको पैसे वगैरह मिल सके, जिससे कि वो अपना काम कर सके, है ना। तो ये हो गया आपका राज्य वित्त आयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन संस्थाओं के गहन पुनर्अवलोकन की शुरुआत कब हुई तथा इसके द्वारा किसके द्वारा की गई और इसके क्या मांग है? तो मतलब स्थानीय शासन संस्थाओं की शुरुआत की जो मांग है वो कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्थानीय शासन की जो संस्था वैसे तो भाई काफ़ी पहले है, जैसे महात्मा गांधी ने भी भारत में स्थानीय शासन को लागू करने की बात कही थी, पंचायती राज व्यवस्था को सपोर्ट करते थे, और उससे पहले भी हमारे देश में पंचायती राज संस्था की स्थापना हो चुकी थी,
ठीक है, लगभग 19वीं सदी के आखिर में ही ये काम हो गया था। लेकिन इसमें इसको जो दोबारा से इसकी जो डिमांड की गई और इसके और ज़्यादा विस्तार की जो मांग की गई वो 1989 के बाद शुरू होती है। पीके थुंगन समिति ने क्या किया, 1989 में स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग की। संवैधानिक दर्जा का मतलब ये था कि संविधान के अनुसार इसका गठन किया जाए, निश्चित समय पर चुनाव हो, इनके लिए एक वित्तीय व्यवस्था की जाए, ठीक है। ये सारे काम 1989 के बाद ही शुरू हुए। आगे क्या देखिए, इस जो पीके थुंगन समिति जो थी उसकी सिफारिश ये थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं का चुनाव जो है सही समय पे कराया जाए, उनके समुचित कार्यों की सूची तय की जाए, मतलब उनके जो कामकाज है ना उसकी सूची तय किया जाए और उनको धन प्रदान किए जाए ताकि वो सही से काम कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ है। ये जो स्थानीय शासन, जो पंचायती राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसका विकास कैसे हुआ है ना। तो प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय सभा के रूप में मौजूद थे, मतलब सभा होता था, ठीक है। उस सभा के द्वारा, सभा में सभी बुजुर्ग वगैरह इकट्ठे होते थे और जो भी अपने ग्रामीण स्तर के जो फैसले थे वो लिया करते थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय जो है, यानी कि जो ये स्थानीय शासन व्यवस्था में जो चुनाव का जो प्रक्रिया है वो 1882 के बाद अस्तित्व में आया। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। इस व्यवस्था को क्या बोला जाता था, मुकामी बोर्ड, जो कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करती थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में क्या हुआ, ग्राम पंचायत बनी थी, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया 1919 में, ठीक है। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया, यानी कि राज्य सरकार को सौंपा गया जब संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। उस समय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसकी जो मतलब चर्चा की गई है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी की गई है, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे वो भी ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना चाहते थे तथा वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, मतलब जो सत्ता का बंटवारा है वो छोटे से छोटे लेवल पे किया जाए, है ना। और इसको कारगर भी बनाया गया। कारगर किसके माध्यम से बनाया गया, संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई। अब देखिए, जब 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उससे पहले ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था। मतलब स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, है ना। इसमें क्या होता था कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की शुरुआत जो थी वो भी की गई थी 1959 में, ठीक है। और ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। मतलब इनको पैसों के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर। फिर 1987 में क्या होता है, इसका पुनरावलोकन शुरू होता है ना। और 1989 में हमने पीके थुंगन समिति की बात की, जिन्होंने इसके संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। और फिर आपका 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ और इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का भारत में गठन हुआ, इसको संवैधानिक दर्जा दी गई, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था का जो पूरा विकास का जो कार्यक्रम था, जो पूरा मतलब प्रक्रिया थी, उसको आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आप इसको दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। मैं तो कहूँगा कि भाई दोबारा से आप देखें, चीज़ों को आप समझें। बाकी कोशिश करेगी पॉइंट्स को आप खुद से नोटबुक में लिख लें। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी PDF आप लोग चाहते हैं, तो भाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कम समय में आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।